Hello friends, let us take up chapter number 3, which is pair of linear equations in two variables. पेयर, यहाँ पे हम रैखिक समीकरणों के जोड़ों को पढ़ेंगे और वो रैखिक समीकरण दो चर राशियों के होंगे। क्लास 9th को रिवाइज करें। हमने क्लास 9th में भी चैप्टर पढ़ा था, लेकिन वहाँ पर पेयर नहीं था, वहाँ पे सिंगल इक्वेशन थी। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स चैप्टर वहाँ पे था, शायद तीसरा चौथा चैप्टर ही था। तो वहाँ पर इंट्रोडक्शन लिया गया था कि दो वेरिएबल की इक्वेशंस के सोल्यूशन कितने होते हैं। हमने देखा था उसके इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशंस पॉसिबल हैं। वो बातें रिवाइज करें डिटेल में। क्लास 9th में हमने इसको काफ़ी अच्छे से समझा था और क्लास 10th में हम इसको एक पेयर के रूप में पढ़ेंगे, इसके जोड़े को स्टडी करेंगे और इसके सोल्यूशन को समझेंगे कि किस तरह इनको हल किया जाता है। अच्छा, ये चैप्टर इतना इंटरेस्टिंग है कि गणित की कई सारी पहेलियाँ इस चैप्टर के माध्यम से आप सिस्टमैटिकली सॉल्व कर सकते हैं। अक्सर होता है कि आपके सामने जो मैथ्स की पजल्स दी जाती हैं उन्हें आप गैस वर्क से या इंस्पेक्शन या इंट्यूशन से या एड हॉक तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये चैप्टर आपको सिखाएगा कि मैथ्स की कई सारी रिडल्स को, पजल्स को और वर्ड प्रॉब्लम्स को सिस्टमैटिकली इक्वेशंस के माध्यम से किस प्रकार एग्जैक्टली सॉल्व किया जाए। तो दिस chapter is highly useful for solving the puzzles, as well as you will see many MCQs in higher exams which are based on pair of linear equations in two variables. तो यहाँ पर शुरुआत में क्वेश्चन दिया है कि अखिला वेंट टू फेयर इन हर विलेज। वहाँ पे वो दो एक्टिविटीज़ करना चाहती है, जैसे एक जायंट व्हील है और हुपला गेम है, और दोनों एक्टिविटीज़ को करने का जो टिकट है या कॉस्ट है वो 3 रुपये और 4 रुपये है रिस्पेक्टिवली, और उसके पास खर्च करने के लिए केवल 20 रुपये हैं। तो आपको इसमें एनालिसिस करनी है कि किस प्रकार वो अपने पैसे खर्च करे। इफ़ ईच राइड कॉस्ट ₹3 एंड गेम कॉस्ट ₹4, हाउ वुड यू फाइंड out the number of rides she had and how many times she played hoopla provided she spent ₹20। एक और बात दी है कि number of times she played hoopla is half of the number of rides she has had on the giant wheel। बड़ा वाला जो झूला होता है बहुत ऊंचा, जिससे पूरा शहर नज़र आता है, कई लोग डर भी जाते हैं, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग होता है। और उसी प्रकार हुपला वाला गेम जिसमें छल्ले फेंके जाते हैं और जिस वस्तु पे आपका छल्ला गिरता है वो आपकी हो जाती है। तो इलस्ट्रेटिवली इसको दिखाया गया है डायग्राम के द्वारा। तो सबसे बड़ा स्टेप है इसमें, इस तरह के क्वेश्चन में जो मेजर स्टेप होता है, फ्रेमिंग द इक्वेशंस करेक्टली डिपिक्टिंग द वर्ड प्रॉब्लम। जो इबारती सवाल दिया गया है उसको सही सही इक्वेशंस में किस तरह तब्दील किया जाए। याद कीजिए क्लास 9 में हमने जो मैथमेटिकल मॉडलिंग वाला चैप्टर पढ़ा था, वहाँ भी ये चुनौती देखी थी कि किस प्रकार रियल वर्ल्ड क्वेश्चंस प्रॉब्लम्स को हम मैथमेटिकल इक्वेशंस में कन्वर्ट कर पाते हैं, उनको सिंप्लीफाई करके कई सारी सिचुएशंस को हम निगलेक्ट करते हैं और इवेंचुअली किसी भी गणितीय समस्या को या डेली लाइफ की क्वेश्चन को हम मैथ्स में मैथमेटिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं और इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। तो वही टास्क यहाँ भी है। मेजर स्टेप इज़ फ्रेमिंग द इक्वेशंस करेक्टली डिपिक्टिंग द वर्ड प्रॉब्लम। अब देखते हैं, यहाँ पर आपको दो वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे। डिनोट द नंबर ऑफ राइड्स बाई x एंड नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड हुपला बाई y। तो जो इक्वेशन बनेंगी सवाल में दी गई शर्तों के अनुसार, पहली इक्वेशन है y इक्वल टू हाफ x, क्योंकि लिखा हुआ है उसने हुपला जितना खेला है वो नंबर ऑफ राइड्स का आधा है। देखिए, नंबर ऑफ टाइम शी प्लेड हुपला is half the number rides she had on giant wheel। तो अगर नंबर ऑफ हुपला ट्रायल्स को हम y मानते हैं, वेरिएबल y लेते हैं, और नंबर ऑफ राइड्स को हम x लेते हैं, तो y इक्वल टू हाफ x हो जाएगा, या x इक्वल टू 2y भी कह सकते हैं। दूसरा कंडीशन है कॉस्ट का, कि एक राइड का कॉस्ट 3 रुपये है और हुपला का एक ट्रायल 4 रुपये का पड़ता है और टोटल 20 रुपये खर्च करने को है। तो उसने राइड्स पे खर्च किए 3x रुपीज़, क्योंकि एक राइड 3 रुपये की है और टोटल नंबर ऑफ x राइड्स ली हैं, तो 3x रुपीज़ हो गया एक्सपेंस ऑन राइड्स। सिमिलरली एक्सपेंस ऑन हुपला गेम
is 4y because she had played hoopla y number of times and one hoopla game costing ₹4। तो 4y हो गया होपला पे किया गया खर्चा, और कुल खर्चा 20 रुपये है क्योंकि उसके पास 20 रुपये खर्च करने को है, इस सवाल में दिया हुआ है। देखिए, प्रोवाइडेड शी स्पेंड टोटल ₹20, तो टोटल एक्सपेंडिचर ऑन होपला एंड टोटल एक्सपेंडिचर ऑन राइड जायंट व्हील राइड विल बी इक्वल टू ₹20। इस प्रकार ये दो इक्वेशन बन गई जो इस सवाल को सही सही डिपिक्ट करती हैं, इस वर्ड प्रॉब्लम को। इनका करेक्ट रिप्रेजेंटेशन बाय इक्वेशंस इस प्रकार लिखा जा सकता है। अब हमको पता करना है कि x और y की वैल्यूज़ क्या हैं। एक्चुअली यही जानना था कि उसने कितनी राइड्स खेली और कितनी बार होपला खेला। तो इट इज़ नथिंग बट ट्राइंग टू फाइंड वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल्स x एंड y which satisfy these equations simultaneously. This is a pair of linear equation in two variables जिसे हमें हल करना है। तो कैन वी फाइंड द सोल्यूशन? यहाँ पे कई तरीके हैं। पहला तरीका थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल और डू इट योरसेल्फ जैसा है, जो कि है ग्राफिकल मेथड। देखते हैं ग्राफिकल मेथड क्या है। ग्राफ के माध्यम से इन इक्वेशंस को किस प्रकार सॉल्व किया जाएगा। याद करें, क्लास 9th में हमने पढ़ा था कि अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन ऑन कार्टेशियन प्लेन या कार्टेशियन ग्राफ। हमने उसको प्लॉट करने के तरीके भी देखे थे और उनके सॉल्यूशंस को किस प्रकार उस लाइन पे रीड किया जाए ये भी देखा था। आई वुड रिकमेंड कि आप वो क्लास रिवाइज करें। क्लास 9th में जो हमने चौथा या तीसरा चैप्टर था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, उसका जो लास्ट क्लास था डू इट योरसेल्फ वाला, जिसमें हम DIY और एग्जाम्पल्स और समरी भी करते हैं, तो वहाँ पे हमने कई सारी एक्सरसाइजेस की थी कि इक्वेशंस को किस प्रकार प्लॉट किया जाए, उनकी वैल्यूज़ को किस प्रकार रीड किया जाए ग्राफ पे। तो आई वुड इंसिस्ट कि एक बार आप वो क्लास फिर से देखें, उस कंसेप्ट को रिवाइज करें, तो आप इस क्लास को बेहतर और तेज़ी से समझ पाएंगे, ग्रहण कर पाएंगे। ओके, आई एम एज्यूमिंग कि आपने ये रिवीजन कर लिया है और अब हम आगे बढ़ते हैं ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। दो लीनियर इक्वेशंस हैं इन टू वेरिएबल्स, तो हो सकता है उनका कोई भी हल ना हो और हो सकता है उनका एक अद्वितीय हल हो, या फिर उसके असंख्य इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस हों। ये तीन सिचुएशंस निकलती हैं जिनको यहाँ पे तीन केसेस के रूप में सम अप किया गया है। तीन केसेस हैं, तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं। दीज पॉसिबिलिटीज़ आर एज फॉलोज। The lines may intersect in a single point. In this case, pair of equations is called consistent pair of equations and they have a unique solution. दो सरल रेखाएं जब भी प्रतिच्छेद करेंगी तो वो एक बिंदु पर कर सकती हैं, एक यूनिक बिंदु होगा। उस दशा में उन समीकरणों को हम कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन कहेंगे जिनका एक अद्वितीय हल या यूनिक सोल्यूशन होगा। हो सकता है वो दोनों सरल रेखाएं पैरेलल हों, समानांतर हों। तो समानांतर रेखाएं तो कभी मिलती नहीं हैं, वो ग्राफिक उस पर कार्टेशियन प्लेन पे बराबर दूरी पे हमेशा स्थित होंगी। दे विल नेवर मीट और इंटरसेक्ट। इन दिस केस दे विल हैव नो सॉल्यूशंस एंड दे विल बी कॉल्ड इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। तो हमें पता है कि लीनियर इक्वेशंस ग्राफ पे सरल रेखाओं को दर्शाती हैं, और अगर इक्वेशंस का जोड़ा है तो निश्चित रूप से वो ग्राफ पे रेखाओं के एक युग्म को दर्शाएंगी, और हो सकता है वो रेखाएं पैरेलल हों, जैसा कि सेकंड केस दिखाया है या लिखा है। उस दशा में कोई हल नहीं होगा उन समीकरणों का। द सिस्टम विल बी कॉल्ड इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस और सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। तीसरा केस ऐसा है कि हो सकता है वो दोनों रेखाएं कॉन्करेंट या संपाती हो जाएं। संपाती रेखाओं को एसेंशियली आई वुड से एक ही रेखा होती है, लेकिन हाँ समीकरण के रूप में उसको दो समीकरण के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, विच विल एसेंशियली रिप्रेजेंट अ यूनिक वन स्ट्रेट लाइन ओनली। तो उन दोनों लाइंस को हम कोइंसिडेंट कहेंगे, संपाती रेखाएं या कॉन्करेंट रेखाएं लाइंस, जिनके इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। ऑफ कोर्स जब रेखाएं संपाती हो गई तो एसेंशियली एक ही लाइन हो गई, और एक रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं। ये हमने कक्षा 5 में पढ़ा था जब रेखा की लाइन की डेफिनेशन सीखी थी।
तो ये 3 सिनारियोज हैं कि पेयर ऑफ इक्वेशंस का या तो एक यूनिक सोल्यूशन होगा, या तो कोई सोल्यूशन नहीं होगा, या फिर इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशंस होंगे। तो ट्रू फॉल्स क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि फॉर अ गिवन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स देयर कैन बी 3 सॉल्यूशंस, exactly 3 solutions. This is false. We have seen that either they will have unique solution, that is only one solution, or they will have zero solutions, zero number of solutions, or they will have infinitely many number of solutions. तो 0, 1, infinity ये 3 ही संभावनाएं हैं, इसके अलावा कोई भी संख्या नहीं होगी जो उनके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस को दर्शाती है। कंसीडर द फॉलोइंग 3 पेयर्स x minus 2y and 3x plus 4y minus 20. The lines intersect. दूसरी दशा में the lines coincide, that is concurrent lines. And तीसरी दशा में lines are parallel, that is they will have no solution. अब ये conclude कैसे किया गया? इसके लिए हम एक थोड़ी सी रेशियो एनालिसिस करेंगे। क्यों करेंगे? धीरे धीरे वो चीज़ें भी आगे आती जाएंगी। ये वाले चैप्टर कक्षा 11-12 तक चलेंगे, आगे भी चलेंगे, तो धैर्य रखें। धीरे धीरे कई सारे राज और कंसेप्ट्स अनफोल्ड होंगे। फिलहाल टेक्निक देखें। लेट अस नाउ राइट डाउन द वैल्यूज ऑफ a1 by a2, b1 by b2, c1 by c2। पेयर ऑफ इक्वेशन है तो पेयर ऑफ इक्वेशन होती है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, और दो इक्वेशन थे तो हमने इसको a1x प्लस b1 by y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 के रूप में समझ लिया। अब ये ए रेशियो, बी रेशियो और सी रेशियो मैं इसको कहूँगा लूजली। ए रेशियो का मतलब हुआ ए ऑफ दिस इक्वेशन डिवाइड बाई ए ऑफ सेकेंड इक्वेशन। बी रेशियो हुआ बी ऑफ दिस इक्वेशन बाई बी ऑफ सेकेंड इक्वेशन। एंड सी रेशियो हो गया सी ऑफ दिस इक्वेशन डिवाइडेड बाई सी ऑफ सेकेंड इक्वेशन। ओके, ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, ये तीनों को ज़रा देखा जाए। Let us note down the values of A ratio, B ratio and C ratio in all 3 examples where ABC and ABC1, 2 are coefficients. अच्छा, consistent का मतलब होगा having at least a point of agreement. When these 2 equations agree at a point, they will be called consistent, or at least one point they will be called consistent. Consistency वाला word आपने क्रिकेट में बहुत सुना होगा। खिलाड़ी जब बराबर रूप से खेलते हैं, ऐसा नहीं कि कभी किसी दिन सेंचुरी मार दी फिर 10 इनिंग 0 हो गया, जब बराबर रूप से इनिंग्स में उनका एवरेज अच्छा रहता है तो उसको कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस कहा जाता है। तो कुछ वही आशय है कि ये दो इक्वेशंस कंसिस्टेंट हैं, कुछ एग्रीमेंट है इनके बीच में, टोटली डिफरेंट इनका बिहेवियर नहीं है। किसी एक पॉइंट पे दे आर अग्रीइंग टू अ सोल्यूशन, एटलीस्ट अ पॉइंट। वहीं से आप इसका मीनिंग समझें। अच्छा, यूक्लिड के पॉस्टुलेट से याद करें, ये चीज़ें यहाँ चलती रहेंगी। यूक्लिड वाला जो चैप्टर था, यूक्लिड्स ज्योमेट्री में हमने शुरुआत की थी जो क्लास 9th में। 2 नॉन पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट। यूक्लिड के जो पॉस्टुलेट्स थे वहाँ से बात निकलती है। क्वेश्चन भी शायद उसमें था, कोई थ्योरम थी कि 2 नॉन पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट एग्जैक्टली एट 1 पॉइंट। तो अगर लाइंस पैरेलल नहीं हैं तो निश्चित रूप से वो एक और केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। उस दशा में उनका एक अद्वितीय हल होगा या यूनिक सोल्यूशन होगा। ओके, लेट अस नाउ सी द वैल्यूज ऑफ ए रेशियो, बी रेशियो एंड सी रेशियो एंड टैबुलेट द रिजल्ट्स। पेयर ऑफ लाइंस या पेयर ऑफ इक्वेशंस दिया है। ए रेशियो पहले कॉलम में है, ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो देखा गया और उसकी तुलना की गई। तो पहले पेयर में हमने पाया कि ए रेशियो और बी रेशियो मैच नहीं कर रहा है। ए रेशियो हो गया 1/3 और बी रेशियो हो गया -1/2। तो ए रेशियो इज नॉट इक्वल टू बी रेशियो। इस दशा में ये पेयर ऑफ इक्वेशन को कहा जाएगा कंसिस्टेंट इक्वेशन एंड दे आर इंटरसेक्टिंग लाइंस which will intersect at exactly 1 point. Hence the system of equations will have exactly one and unique solution. अगर A रेशियो और B रेशियो मिसमैच कर गया then you don't need to see at C ratio. C ratio becomes irrelevant. If A ratio and B ratio do not match, then this equation will have a solution. When A ratio, B ratio and C ratio all three match, then they are coincident lines
एंड दे हैव इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशंस। अब गौर से देखें, दूसरे केस में ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो जब मैच कर जाता है तो ये दोनों वस्तुतः एक ही इक्वेशन हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था क्लास 9th में कि अगर इक्वेशन को, किसी दी गई इक्वेशन को एक ही संख्या से दोनों पक्षों में मल्टीप्लाई कर दें तो उसके सोल्यूशन पे फर्क नहीं पड़ता है। तो एसेंशियली 2x + 3y - 9 = 0 को अगर आप इस पूरी इक्वेशन को डबल कर दें बोथ साइड तो हो जाएगा 4x + 6y - 18 = 0। तो कोइंसिडेंट लाइंस वो इक्वेशंस होती हैं जिसमें एक इक्वेशन दूसरे का मल्टीपल होती है। किसी एक इक्वेशन को लिया और उसको किसी भी रियल नंबर से मल्टीप्लाई किया फ्रॉम बोथ साइड्स, तो जो दूसरी इक्वेशन मिलेगी फिर वो दोनों पेयर मिलके कोइंसिडेंट लाइंस कहलाएंगी। और क्लियरली इन दैट केस ए रेशियो, बी रेशियो और सी रेशियो विल बिकम इक्वल एंड द सिस्टम विल हैव इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस बिकॉज एक्चुअली दे आर ओनली वन स्ट्रेट लाइन। और क्लास 9th में हमने पढ़ा था कि एक स्ट्रेट लाइन के पे अनगिनत बिंदु होते हैं, इसलिए एक अगर इक्वेशन दी है 2 वेरिएबल्स की तो उसके असंख्य हल होते हैं। तो ये बात यहाँ से क्लियर होती है कि अगर ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो मैच कर गया तो दे आर नथिंग बट अ सिंगल लाइन, जिनको हम कोइंसिडेंट या संपाती रेखाएं भी कह सकते हैं। तीसरा केस देखें, तीसरे केस में क्या हो रहा है, ए रेशियो और बी रेशियो तो मैच कर रहा है लेकिन सी रेशियो डिफर कर रहा है। A1/A2 is equal to B1/B2 which is not equal to C1/C2। इस दशा में ये लाइंस हो जाएंगी पैरेलल लाइंस and they will not have any solution, they will not have any solution। तीसरा केस थोड़ा पेक्यूलियर है, ये समानांतर रेखाओं को दर्शाता है और चूंकि समानांतर रेखाएं कभी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं या कभी नहीं मिलती हैं, इसलिए इस प्रकार का सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन will have no solutions and it will represent parallel lines on Cartesian plane। Okay, अब इसको सम अप किया जाए। The lines will be intersecting when A ratio and B ratio will differ। In this case C ratio becomes irrelevant when A and B ratio will differ। जब A ratio और B ratio डिफरेंट हो गए तो C ratio का महत्व नहीं रह जाता। आप स्ट्रेट अवे कह सकते हैं कि ये इक्वेशंस आर इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड दे विल हैव ए यूनिक सोल्यूशन। कोइंसिडेंट लाइन कब होती हैं, जब ए रेशियो, बी रेशियो और सी रेशियो तीनों ही मैच कर जाएं, तीनों ही एग्री कर जाएं, तीनों की वैल्यू बराबर आ जाए। पैरेलल कब होती हैं, जब ए रेशियो और बी रेशियो तो मैच करें लेकिन सी रेशियो डिफर कर जाए। तो ये आपको याद रहना चाहिए, ये टेबल आपको मोटा मोटा इसके रिजल्ट्स याद रहने चाहिए। मैंने पहले भी कहा था कि गणित में आपको कई बार चीज़ें याद करनी पड़ती हैं, हर बार आपको रेफ़र करने का समय नहीं मिलेगा, तो कुछ रिजल्ट्स और कुछ स्टैंडर्ड थ्योरम्स आपके मेमोरी में और टिप्स पे रहने चाहिए। कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू फॉर एनी पेयर ऑफ लाइन्स। तो आप अगेन इफ़ एंड ओनली इफ वाली भाषा में इसको लिख के देख सकते हैं कि व्हेन ए रेशियो एंड बी रेशियो डिफर दिस इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ पेयर ऑफ लाइन टू बी इंटरसेक्टिंग एंड हैविंग यूनिक सोल्यूशन। When A ratio, B ratio and C ratio all have same value, then this is a sufficient and necessary condition for the system of equations to have infinitely many solutions because it will represent coincident lines या संपाती रेखाएं। When A ratio and B ratio agree but they are different from the C ratio, then it is a necessary and sufficient condition for the system of equation to have no solution because it will show parallel lines on Cartesian graph। Okay, ये चीज़ें आपको रट लेनी है और ध्यान में रखनी है। फिर हम सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल 1। चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट, इफ सो सॉल्व देम ग्राफिकली। पहला काम ए रेशियो और बी रेशियो देखा जाए। देखें ए रेशियो हो गया 1/2, ए रेशियो होगा इसका कोफिशिएंट बाई इसका कोफिशिएंट, 1/2 हो गया। बी रेशियो हो गया y के कोफिशिएंट बाई y के कोफिशिएंट तो -1 आ जाएगा। क्लियरली ए रेशियो और बी रेशियो मैच नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी दशा में सी रेशियो को देखने की ज़रूरत है ही नहीं। आप सीधे कह सकते हैं कि इस इक्वेशन का इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का एक यूनिक सोल्यूशन होगा बिकॉज ए रेशियो एंड बी रेशियो डू नॉट मैच एंड द सिस्टम इज कंसिस्टेंट। यस,
the pair of equations is consistent and it will have a unique solution. Now let us find where is the solution on the graph paper. Two lines will intersect if and only if A ratio and B ratio differ and they will intersect at a unique point of intersection. ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए हमें इन रेखाओं को ग्राफ पे प्लॉट करना पड़ेगा। ये कार्रवाई हम कर चुके हैं पहले क्लास 9th में। आप रिवाइज करें, क्लास 9th में हमने ग्राफ को प्लॉट करना सीखा था, इक्वेशन अगर दी गई है तो। सबसे आसान तरीका है, यू नीड टू मार्क ओनली 2 पॉइंट्स टू ड्रॉ ए लाइन, क्योंकि यूक्लिड का पोस्टुलेट कहता है कि दो बिंदुओं से एक और एक ही रेखा गुजरती है। अ यूनिक लाइन पासेस फ्रॉम 2 गिवन पॉइंट्स। तो आप अगर ग्राफ पे 2 पॉइंट्स मार्क कर दें और उनको ज्वाइन कर दें तो आप किसी भी इक्वेशन को प्लॉट कर सकते हैं। ये हमने क्लास 9th में देखा था, एक बार आप क्लास को रिवाइज करें। और कोई भी 2 पॉइंट लेना सबसे आसान होता है, वो इस रूप में लिए जाएं, x0 एंड 0y। एक बार y0 रखा, x की वैल्यू कुछ आएगी, एक बार x0 रखा तो y की वैल्यू कुछ आएगी। नीड टू मार्क ओनली 2 पॉइंट्स टू ड्रॉ ए लाइन, x0 एंड 0y बीइंग द ईजिएस्ट ऑप्शंस। हालांकि यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा, हाँ, x0 लिया है तो y की वैल्यू आ गई, y0 है तो x की वैल्यू आ गई। कोई 2 पॉइंट ले लिए, पहली लाइन को ड्रॉ करने के लिए 0, 2 और 6, 0 ले लिया। ध्यान दें कार्टेशियन प्लेन पे ये पॉइंट्स ऑर्डर्ड पेयर के रूप में लिखे जाएंगे। तो x0 है, y2 है तो वो a02 के रूप में दिख रहा है यहाँ पे। x6 है, y0 है तो ये पॉइंट b60 के रूप में दिख रहा है। तो पहली रेखा को बनाने के लिए a और b को ज्वाइन कर लिया और बोथ हेडेड एरो लगाया है, क्योंकि आप जानते हैं सरल रेखा दोनों तरफ बढ़ाई जा सकती है। ये भी यूक्लिड का पोस्टुलेट है। ये पोस्टुलेट्स आपको ज़ुबान पे याद रहने चाहिए। तो पहली लाइन ड्रॉ कर लिया आपने a और b को मिला के, और दूसरी लाइन के लिए अगेन x को 0 रखा तो y आ गया -4, x को 3 रखा तो y आ गया -2। तो 0 -4 एक पॉइंट लिया p और q ले लिया 3 - 2। p और q को ज्वाइन किया और एक्सटेंड किया तो आगे जाकर वो कहीं पहली लाइन से मीट कर रहा है, और जहाँ ये मीटिंग हो रही है हम उसकी रीडिंग लेंगे ग्राफ पे। यहाँ पे काफ़ी इजीली ये पॉइंट दिख रहा है 6, 0। टेक रीडिंग फ्रॉम द ग्राफ ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू नॉन पैरेलल लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। We observe that there is a point B60 common to both lines AB and PQ. So the solution of pair of equations is x equal to 6 and y equal to 0. The given pair of equations is consistent. Yes, that it is consistent we have already concluded by observing that A ratio and B ratio do not match. Okay, अब हमने इसको सॉल्व भी कर लिया और ग्राफिकली इसकी वैल्यू जब रीड की तो आया x equal to 6, y equal to 0. अगला क्वेश्चन है ग्राफिकली फाइंड वेदर द इक्वेशंस हैज नो सोल्यूशन यूनिक और इन्फिनिटली मैनी। 5x - 8y + 1 = 0, 3x - 24/5y + 3/5। ओके, सी आप सिंपली ए रेशियो और बी रेशियो अगर देखें तो ए रेशियो हो जाएगा 5/3 और बी रेशियो हो जाएगा अगेन वो भी शायद 5/3 हो रहा है, और सी रेशियो भी 5/3 हो रहा है। ओके, तो स्ट्रेट अवे जो ऊपर टेस्ट दिया हुआ है आप देखें तो ए रेशियो, बी रेशियो और सी रेशियो मैच कर रहा है, विच मीन्स द सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। दे आर पैरेलल लाइन्स एंड दे विल नॉट हैव एनी सोल्यूशन। और अब आप इसमें किसी भी पैरेलल नहीं, कॉन्करेंट लाइन्स, नॉट पैरेलल, सॉरी, कॉन्करेंट लाइन्स, तो किसी भी एक लाइन को आप पकड़ लें, उसको प्लॉट कर दें। प्लॉट करने के लिए वही काम करें, एक बार x0 रखें, y की वैल्यू लें, फिर y0 रखें, x की वैल्यू लें, और दोनों को ज्वाइन करके दोनों तरफ एक्सटेंड कर दें तो कार्टेशियन ग्राफ पे ये इक्वेशन प्लॉट हो जाएगी, विच विल रिप्रेजेंट दीज टू इक्वेशंस ऑफ कॉन्करेंट लाइन्स एंड दे विल हैव इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशंस। हाँ, आपने वही किया है, दूसरी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके पहले ही में कन्वर्ट कर दिया है। आपको पता है कि किसी भी इक्वेशन में अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें बोथ साइड तो उसके सोल्यूशन पे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आपने सेकंड इक्वेशन को 5/3 से मल्टीप्लाई किया और वो टर्न आउट करके मतलब पहले में ही कन्वर्ट हो गई। तो एसेंशियली दे आर सेम लाइन्स, कोइंसिडेंट लाइन्स, दे विल हैव इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशंस। ओके, अगला क्वेश्चन है, इसको आप ग्राफ पे करें।
आसान है। पहले तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले फॉर्मुलेट करना है, तो स्टेप 1 हो गया, ड्रॉ द लाइन्स ऑन ग्राफ। स्टेप 2, नोट इफ द इंटरसेक्ट। स्टेप 3, रीड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इंटरसेक्शन, द सॉल्यूशन इफ एनी। दिस इज द वर्किंग रूल फॉर ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। लेकिन उसके पहले आपको एक बार टेस्ट कर लेना चाहिए कि जो आपने सिस्टम ऑफ इक्वेशन बनाया है उसके सोल्यूशन होंगे कि नहीं। उसके लिए आप ए रेशियो, बी रेशियो और सी रेशियो का एनालिसिस कर लें एक बार, ताकि बिफोर हैंड आपको आइडिया रहे कि ये इक्वेशन ग्राफ पे जाने से पहले आपको पहले ही पता होना चाहिए कि इनका सोल्यूशन होगा, नहीं होगा, यूनिक होगा या इन्फिनिटली मैनी होगा। तो उसके लिए हमेशा आई वुड एडवाइस कि ग्राफिकल मेथड पे जंप करने से पहले डू दिस रेशियो एनालिसिस टू नो बिफोर हैंड विदाउट starting the graphical drawing, and then you will have to take the reading on graph and solve the equation, and in the end you have to verify कि आपने जो हल निकाला है वो वास्तव में क्या उन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता भी है कि नहीं। अपने ही क्वेश्चन को सेल्फ चेक करना आसान होता है इस चैप्टर में। तो जो भी आप सोल्यूशन निकालें, ग्राफ से रीड करें, उसे आप प्लग बैक करें और देखें कि क्या वो इन दो इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पे सोल्यूशन शायद 1 0 आ रहा है, तो देखिए आप 1 0, यस, क्या 1 0 इन दो इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। x1 रखेंगे तो y0 आ जाएगा, और यहाँ भी x1 रखेंगे तो y0 आएगा। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही हैं करेक्टली, तो हमने ग्राफ से जो रीडिंग ली है वो सही है। ग्राफिकल मेथड में ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ग्राफ की रीडिंग लेने में गलती हो सकती है। जहाँ तक सिंपल नंबर्स और इंटीजर्स का सवाल है तब तो आप ग्राफ से रीडिंग ले लेंगे, क्योंकि ग्राफ का लीस्ट काउंट 1 mm होता है, तो बहुत ज़्यादा आप स्केल अप या स्केल डाउन नहीं कर सकते। जब ये वैल्यूज़ फ्रैक्शन में या इरेशनल नंबर्स या स्क्वायर रूट्स में आ जाएंगी तब ग्राफ से इसे करना मुश्किल होगा, और इसके लिए हम लोग अगला मेथड समझेंगे, अलजेब्राइक मेथड जो है, जो ज़्यादा प्लेनरी एप्लीकेबल है, उसका एप्लीकेशन ज़्यादा वाइड है और मोर एग्जैक्ट है। ग्राफ में तो जो ग्राफ का एक स्टैंडर्ड लेंथ होता है, डायमेंशन होता है, उसमें आप एक लिमिटेड सेट ऑफ वैल्यूज़ तक ही रीड कर सकते हैं। अब अगर वैल्यू ग्राफ पे वैल्यू 100 और 200 आ रही है तो आपको स्केल अप स्केल डाउन करना पड़ेगा, या फिर एक वेरिएबल 5 आ रहा है और एक वेरिएबल दूसरा आ रहा है 2000, तो एक ही स्केल में इन दोनों को बैठाना मुश्किल हो सकता है। तो ग्राफिकल मेथड की अपनी सीमाएं हैं जिसको हम लोग अगले मेथड में देखेंगे। तो उसके पहले एक नज़र ज़रा डाल लें एक्सरसाइज 3.1 पे। पहले में तो आपको फॉर्मुलेट करना है और सोल्यूशन ग्राफिकली निकालना है। नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन क्विज, टोटल नंबर इज 10। गर्ल्स को हम G मान लें, बॉय को B मान लें, तो G = 4 + B हो गया और G + B 10 हो गया। ये दो इक्वेशंस हैं, इन्हें आप ग्राफ पे सॉल्व करें। x5 भी ले सकते हैं, GB भी ले सकते हैं। 5 pencil and 7 pens cost ₹50, where 7 pencil and 5 pen cost 46. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen. ये टिपिकल MCQ हो गया जो बड़ी बड़ी परीक्षाओं में आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस तरह के MCQs आते हैं। तो एक पेंसिल की कॉस्ट x मान लें और एक पेन की कॉस्ट y मान लें, तो 5 पेंसिल और 7 पेन की कॉस्ट हो जाएगी 5x + 7y विच इज़ 50 दिया हुआ है। उसी प्रकार दूसरे केस में 7x + 5y हो गया 46। ये दो इक्वेशन बन गई, उनको आप देखें सोल्यूशन का होता है कि नहीं और ग्राफ पे ट्राई करें। क्वेश्चन नंबर 2, A रेशियो, B रेशियो, C रेशियो की एनालिसिस करनी है और बताना है कि दे आर कंसिस्टेंट और नॉट, पैरेलल और कॉन्करेंट। अगेन क्वेश्चन नंबर 3 भी वही है, अगेन क्वेश्चन नंबर 4 भी वही है। क्वेश्चन नंबर 5, half the perimeter of a rectangle garden whose length is 4 meter more than width is 36. Find dimension of the garden. आपको लेंथ और ब्रेड्थ निकालनी है। लेंथ मान लीजिए x, विड्थ हो गई y, तो हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए गार्डन इज 30। सेमी पेरीमीटर हो गया, पेरीमीटर होता है 2x + 2y, तो सेमी पेरीमीटर हो गया x + y, दिया है आपको x + y = 36, और लेंथ विड्थ थे 4 ज़्यादा है तो x इज़ y + 4। ये दो इक्वेशन बनी, आप देखें इसको एनालाइज करें। इन केस
कुछ ऐसी मान लो इक्वेशन बन जाए जिसका हल ना हो, तो आप कह सकते हैं सच अ रेक्टेंगल इज नॉट पॉसिबल, इट इज़ नॉट कंस्ट्रक्टेबल रेक्टेंगल, ऐसा भी हो सकता है। क्वेश्चन 6, एक इक्वेशन दी है और आपको पेयर बनाने के लिए दूसरा इक्वेशन ढूंढना है, कुछ इस प्रकार की केस 1 दे आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस बनाने के लिए आपको करना क्या होता है, इस इक्वेशन में बस x और y में से किसी एक का वेरिएबल चेंज कर दीजिए, बाकी सब कुछ वैसे ही लिखिए। जैसे 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल 0 है, तो आप लिखिए x का वेरिएबल चेंज कर दीजिए, 1 कर दिया, बाकी इक्वेशन वैसे ही रखा। तो ये दो इक्वेशंस जो हैं हमेशा इंटरसेक्टिंग होंगी, क्योंकि a रेशियो और b रेशियो डिस्टर्ब हो जाएगा, मैच नहीं करेगा। हाँ, 2/1 और 3/3 हो गया। तो अगर आपको इंटरसेक्टिंग लाइन बनानी है तो ऐसा रखिए कि उसका a रेशियो और b रेशियो डिसएग्री करे, मिसमैच करे। इन दैट केस टिंकर वन वेरिएबल ओनली एंड रिमेन लेफ्ट, रिमेनिंग पार्ट शुड नॉट बी डिस्टर्ब। तो 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल 0 को आपने x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल 0 कर देंगे, तो ये दोनों इक्वेशन हो जाएंगी इंटरसेक्टिंग लाइन्स की। केस 2, पैरेलल लाइन्स में केवल कांस्टेंट को डिस्टर्ब कर दीजिए, 2x प्लस 3y माइनस 3 कर दीजिए, 2x प्लस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड दिस इक्वेशन will together represent pair of parallel lines। कोइंसिडेंट में इस इक्वेशन को एक संख्या से गुणा कर दीजिए, लेटेस्ट से 2 से कर दें, तो ये इक्वेशन हो गई 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल 0, दूसरी हो जाएगी 4x प्लस 6y माइनस 16 इक्वल टू 0। तो टुगेदर इन अ पेयर दे विल रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइन्स। ओके, आपको पेयर यहाँ बनाना था, यहाँ पे उल्टा काम था, पहले आपको पेयर्स दिए थे और टेस्ट करना था। क्वेश्चन 6 अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपको एक इक्वेशन दी है और आपको पेयर कंस्ट्रक्ट करना है इस प्रकार कि वो पेयर क्रमशः इंटरसेक्टिंग हो, पैरेलल हो और कोइंसिडेंट हो। क्वेश्चन 7 इज अगेन अ गुड क्वेश्चन, विल डील इट इन डिटेल्स इन समरी क्लास। आपको दो लाइंस दी हैं, पेयर ऑफ लाइंस दिया हुआ है और कह रहे हैं कि ये पेयर ऑफ लाइंस एक्स एक्सिस के साथ एक ट्राइंगल बनाएंगी, क्योंकि ये तो दो लाइंस हैं, तीसरी रेखा हो जाएगी एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस और इन दो लाइंस यानी तीनों लाइन से बनने वाला जो ट्राइंगल है, इफ़ एनी, इफ़ एट ऑल इट दे मेक अ ट्राइंगल, आई डोंट नो, आपको ड्रॉ करके देखना पड़ेगा क्या कोई ट्राइंगल बनता है, और बनता है तो उसके वर्टिसेस रीड करने हैं और उसके एरिया को, ट्राइंगुलर एरिया को शेड करना है। ओके, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ पे हिंट ये है कि अ लाइन कट्स एक्स एक्सिस वेयर वाई इज इक्वल टू 0। तो ये एक्स और वाई, ये जो दो लाइंस हैं, ये आपस में किसी एक बिंदु पर कट करेंगी, जो कि इनका सोल्यूशन होगा, इफ एट ऑल इट इज़ पॉसिबल, आई डोंट नो। और रेस्पेक्टिवली ये लाइंस एक्स एक्सिस को भी अलग अलग बिंदुओं पे कट कर सकती हैं, तो आपको 3 बिंदु मिल जाएंगे और 3 पॉइंट्स मिलके बनाते हैं ट्राइंगल को। ट्राइंगल के बारे में हमने कक्षा 9 में काफ़ी चीरफाड़ की है, तो अब थोड़ा सा चीज़ें इक्वेशन और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ज्योमेट्री एक साथ फ्यूज़ होती जा रही हैं। तो ट्राई टू सी दिस बिगर पिक्चर, ताकि आप कंसेप्ट्स को और ज़्यादा अप्रिशिएट कर पाएँ और उनकी एप्लीकेबिलिटी को समझें। ओके, ये 7th क्वेश्चन में एक और एक्सरसाइज कर सकते हैं आप खुद से। डू द सेम क्वेश्चन विद ट्राइंगल फॉर्म विद वाई एक्सिस। जिस प्रकार ये दो रेखाएं एक्स एक्सिस के साथ एक त्रिभुज बना रही हैं, उसी प्रकार ये रेखाएं वाई एक्सिस के साथ भी एक ट्राइंगल बनाएंगी। उसको भी आइडेंटिफाई करें, लोकेट करें और उसकी शेडिंग करें, जैसा कि इसमें आपको दिया है। Okay, we stop this class here. We have studied introduction and graphical method, and in next class we will do algebraic method, which is a more error free method or lesser likely and more perfect method than the graphical method. Okay, this class is over here.